जय हिंद स्टूडेंट्स। हम अपनी एनसीईआरटी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। सोसाइटी के टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें ये सोशल साइंस की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो थर्ड किताब है क्लास 8 की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। और इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये क्लास जो है वो 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है और आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज यूपीएससी 2000 सिविल सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी आप लोग कर रहे हो। तो सिविल सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव से आपको हर चीजें नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो आपके लिए काम की है, क्योंकि 8वीं क्लास के बच्चे की किताब है उसको समझाने के लिए कि मतलब किस तरीके से सोसाइटी जो है वो वर्क करती है। राइट, बट आपको ऑलरेडी बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, तो ना आपको स्टोरीज पढ़ने की आवश्यकता है, ना आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता है। आपको उतना ही जाना है जितना मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो इस वाले टॉपिक के अंदर हमारे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेक्युलरिज्म के बारे में एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर इसके अलावा पार्लियामेंट से रिलेटेड यूनिट 2 के अंदर बात की जा रही है कि हमें पार्लियामेंट की क्यों आवश्यकता है। और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कानून से रिलेटेड रहेगा। तो इस लेक्चर के अंदर ये 4 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखिए, पहले टॉपिक के बारे में बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, इस वाले पर्टिकुलर ये जो आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ, इसमें मेंशन है कि जैसे कि फुटबॉल के अंदर रूल्स होते हैं, है ना, कि अगर फुटबॉल किसी व्यक्ति के अगर हाथ को टच कर जाए तो वो फाउल जो है वो माना जाता है ना, एक्सेप्ट गोलकीपर। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, समझाने की कोशिश की गई। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। इसके अंदर डिफाइंड है कि सरकार की कितनी शक्ति होगी, इंडियन सिटीजन्स के क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, नॉन सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे। राइट, ये सब चीजें, सिटीजनशिप किसी को हासिल करनी है इंडिया के अंदर तो उसके क्या रूल्स हैं, है ना, एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो ये पूरी चीज किसके अंदर मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक जो हमें गाइड करती, जो हमें बताती है कि कंट्री के अंदर शासन किस तरीके से करना है, गवर्नेंस किस तरीके से करना है, लोगों के क्या अधिकार हैं। जैसे एक व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट जो है वो उसका उल्लंघन होता है, तो आपको पता है कि वो व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक रीच कर सकता है। यस, कम ऑन। तो वो चीज यहां पर समझाने की कोशिश की गई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस तरीके से। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमें रूल्स देखने को मिलता है वो क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। अगर लिखना चाहो एक नोट, शॉर्ट नोट बनाने के लिए, तो ये लिख सकते हो याद रखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, सिंपल सी चीज इस पॉइंट से। ठीक है, आगे की जो है वो चर्चा करेंगे। तो डेमोक्रेसी के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कवर कराया था। तो वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ फैक्ट के बारे में पहले ध्यान बात करें। तो 1934 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने डिमांड करी थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट प्रीलिम्स में आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है वो आईएनसी के द्वारा कब की गई, तो 1934। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर ये जो असर्शन था कि इंडियन मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर, ये तभी बना जब इंडियन ने मोमेंटम जो है वो गेन किया। और ये बेसिकली कंप्लीट कब हुआ, जब 1946 दिसंबर में हम लोग को देखने को मिला कि ये उसको फाइनली, सोचो आप, 1934 से स्ट्रगल चल रहा था जो फाइनली 1946 में आकर जो है वो कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का स्ट्रगल। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे हिटलर से, बहुत ज्यादा। उनको डर था कि अगर हिटलर यहां पे आ जाता है तो वो उनको यहां पर राज करने नहीं देगा। और पहला राज करना एक दूसरी चीज है। यूरोप के अंदर ब्रिटिशर्स जो है उनकी काफी हानि हुई थी, उनको काफी क्षति पहुंची थी, जो आगे चल के हम लोग कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में, ये पूरी स्टोरीज भी। तो ब्रिटिशर्स को काफी नुकसान जो है वो हुआ था हिटलर के कारण। तो अब वो, उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी, इतना पैसा ही नहीं था कि वो इंडिया के अंदर जो है वो रूल कर सके। राइट, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था, और ऊपर से एक डर भी था कि वो अगर इंडिया के अंदर आ जाता है हिटलर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे लीडर से हेल्प मांगी ब्रिटिशर्स ने, और उसके बदले हम लोगों ने बोला कि हेल्प तो आपकी कर देंगे, सोल्जर्स तो आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट उसके बाद हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये पूरा गेम था जो आगे चल के आप समझोगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट कि 1934 में आईएनसी ने डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और दिसंबर 1946 तक जाकर ये डिमांड जो है वो कंप्लीट हुई। दैट्स इट।
दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो ड्राफ्ट किया इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरा पैराग्राफ है। इसमें मेरे ख्याल से हाईलाइट की जगह मुझे पेंसिल का यूज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सिर्फ ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो है वो आप ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, फिर 150 सालों का जो ब्रिटिश रूल था उसके बाद जो मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने फोकस किया आइडियलिज्म के ऊपर कि फ्रीडम स्ट्रगल ने जो है वो हेल्प किया इस चीज को लाने में, जिसके बारे में आज इसी टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने देखा कि यार किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किए, और वो अत्याचार जो है वो अब हमारे लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, कि शासन करने में किसी के साथ अत्याचार ना हो, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान किसी के साथ अत्याचार ना हो। तो इस ऑब्जेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना शुरू हो गया। बात यहां तक समझ में आई। आज की डेट में ज्यादातर कंट्रीज पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिलती है कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। बट जरूरी नहीं है कि सभी कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या लिखा हुआ है कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि जिन भी कंट्री के अंदर लोकतंत्र है, हो सकता है कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट ये जरूरी नहीं है कि सभी कंट्री जो है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। यस, ऑब्वियसली। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके काफी सारे पर्पस होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि अलग, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पिछली क्लासेस में पढ़ाया था, आपने उसके शायद नोट्स भी बना लिए होंगे। आप मुझे बताइए कि कितनी प्रकार की गवर्नमेंट होती है, राइट। जैसे एग्जांपल आपके सामने एक है कि जैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वैसे ही और दूसरी कौन से टाइप्स है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे पर्पस हैं। अब देखो ये चीज आप मेंस में लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या पर्पस, यानी कि वो सर्व करता है, क्या क्या चीजें हमें प्रदान करता है। पहला, उसके अंदर कुछ आइडियल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो किस प्रकार की कंट्री है उसके बारे में बताते हैं, और मेनली किसके ऊपर बेस होते हैं कि सिटीजन जो है वो क्या चाह रहे हैं। मतलब उस कंट्री के अंदर जो सिटीजन की चाहत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होती है। तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्जेक्टिव है वो है सिटीजन जो एस्पायर कर रहे हैं वो चीज होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यस, जिस चीज की चाहत है सिटीजन को वो चीज होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये फैक्ट आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि फंडामेंटल नेचर हमारी सोसाइटी का क्या है। तो एक कंट्री जो है वो अलग अलग कम्युनिटी ऑफ पीपल से बनी होती है, राइट, जिनका एक धारणा होती है, एक बिलीफ होता है। बट जरूरी नहीं है कि सभी लोग उस बिलीफ पर जो है वो बिलीव करें। तो वोटिंग के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि ऐसी प्रैक्टिस होती है कि गवर्नमेंट को चुना जाता है, फिर गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन जो है वो लेती है एक मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के बिहाफ में। यस। अब एक और पॉइंट, अब मैंने तो आपको बता दिया कि यार गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के बिहाफ में, मतलब जो माइनॉरिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मेजोरिटी की बात सुन ली क्योंकि मेजोरिटी ने सेलेक्ट किया गवर्नमेंट को, बट कुछ माइनॉरिटी की बात नहीं सुनी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ लोगों की बिलीफ किसी चीज में, कुछ लोगों की नहीं है। अब जिन लोग की नहीं है उनका क्या, तो उनको भी सेफ गार्ड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो सभी पर्सन हमारी कंट्री के अंदर है वो उससे एग्री करते हैं। वो बेसिकली एक बेसिस होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स। ना ही सिर्फ ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, बट ऑल्सो ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है जो कि किसी आइडियल के ऊपर बेस्ड होता है। आइडियल जो है वो समझते हो कि हमारा एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम, कि नहीं यार मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात नहीं होगी, इक्वलिटी की बात होगी। जिसे हमारा फंडामेंटल राइट्स, वो कभी भी वो बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ गया है। आने वाली क्लासेस बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बेसिक स्ट्रक्चर का के बारे में बताया हुआ था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट के थ्रू लाई गई। कौन सा जजमेंट था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र हुआ है, और कौन से ईयर में हुआ है। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताई है। बताओ कमेंट बॉक्स पे। और क्वेश्चंस बहुत सारे पूछूंगा, क्वेश्चंस का आंसर्स आपको देना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक कंट्री का जो बिलीव है कि अत्याचार, जैसे
आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 चीज के आधार पर किसी के भी साथ, मतलब इस 5 चीज जो है उस आधार पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग इक्वल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किसने किस गवर्नमेंट को चुना है, उसका क्या डिसीजन है क्या नहीं है, वो मायने नहीं रखता। हमारी कंट्री के अंदर जो पावर्स मेजोरिटी के पास है तो वो पावर्स माइनॉरिटी के पास भी है। जैसे बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्वेशन है, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन है। तो हम इक्वलिटी के साथ इक्विटी के प्रिंसिपल पर भी काम करते हैं। इक्विटी, EQUITY, क्योंकि जो पीछे है उसको भी एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, दैट इज इक्विटी। नेक्स्ट, अब ये देखो क्या लिखा है, कंट्री जैसे कि नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल की आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि नेपाल के अंदर, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है भाई, हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि कौन सी स्टेट के साथ नेपाल बाउंड्री शेयर करती है। अब नेपाल के अंदर बड़ी दिक्कतें आई, डेमोक्रेसी को लेकर पब्लिक ने बहुत स्ट्रगल किया। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आपको पता होना चाहिए नेपाल के बारे में, हमारी नेबरिंग कंट्री। 1990s में हमने जो है वो देखा, इन्होंने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी जो सिर्फ मात्र 12 साल तक चली, 2002 तक। अक्टूबर 2002 में वहां का एक राजा था जिसका नाम था ज्ञानेंद्र। उसने जो है वो मॉइस्ट अपराइजिंग के कारण जो है ये रीजन बताते हुए कि भाई बहुत ज्यादा माओवादी यहां पर आ चुके हैं, ये एक उस राजा ने बताया, और पूरी सत्ता जो है वो अपने हाथ में रख ली, राइट। बिगेन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट विद द आर्मी असिस्टेंस। आर्मी की हेल्प से राजा ने जो है वो अपने कंट्रोल में पूरी गवर्नमेंट जो है वो कर दी, ये बोलकर कि माओवादी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नेक्स्ट, राजा ने जो है फिर ये कहा कि भाई मैं ही हेड ऑफ गवर्नमेंट हूं, यानी कि मैं ही सरकार हूं। 2025 में राजा जो है उसको हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के अंदर, और हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट। यस, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। तो अभी तक का टाइमलाइन आपने क्या देखा कि नेपाल है, नेपाल स्ट्रगल कर रहा था 1990 से, स्ट्रगल उसका सक्सेसफुल हुआ। हमें देखने को मिला कि 12 साल तक सक्सेसफुली उन्होंने डेमोक्रेसी चलाई, 2002 तक। फिर राजा को पसंद नहीं है, राजा ने बोला कि अरे यार इनने खेल लिया 12 साल, अब लाओ हम गद्दी पे बैठेंगे वापस, मजा नहीं आ रहा हमें। तो राजा ने बोला माओवादी बहुत ज्यादा चल रही है, आर्मी की मदद से सरकार को हटाया, खुद गद्दी पे बैठ गया और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। नवंबर 2005 में मॉइस ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन करी और साइन किया 12 पॉइंट एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट जो है जो था वो लार्जर पब्लिक के फेवर में हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, और ये ऑब्जेक्टिव था कि डेमोक्रेसी और शांति जो है वो वापस नेपाल में लाई जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2005 के अंदर दोबारा से एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट होता है। काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई और डिमांड जो है वो यही थी कि डेमोक्रेसी और शांति जो है वो नेपाल के अंदर लाई जाए। फिर 2006 में फिर से लोगों ने जो है वो मूवमेंट किया, स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए, राइट। और फिर हमें जो है वो देखने को मिला कि अप्रैल 2006 के अंदर राजा ने जो है वो रिस्टोर किया थर्ड पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट को, और पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि आप जो है वो गवर्नमेंट बना लो, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नमेंट बनाने के आदेश जो है वो दे दिए। 2008 में नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई और उसने मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो पूरी टाइमलाइन में आपको सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि नेपाल के अंदर कंटिन्यूअसली 1990 से स्ट्रगल चला, जिस दौरान हम लोग को शिफ्ट इन पावर देखने को मिली, राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मोनार्की पे वापस चली गई, फिर मोनार्की से और स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी इसने स्टैब्लिश करी। ये पूरी खिचड़ी पिक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेपाल के अंदर 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने की। नेपाल के अंदर पीपल स्ट्रगल था कि नेपाल जैसी कंट्री ने डेमोक्रेसी के बाद दोबारा से फिर वो मोनार्की में चली गई, फिर वापस डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर उभर कर आई, बनी। और वो किस के कारण पॉसिबल हुआ? पीपल पार्टिसिपेशन के कारण, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, पब्लिक के पार्टिसिपेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, राइट। तो देख लो आप, तो हम लोग को अगर हिस्ट्री की बात करें, नेपाल की एक ऐसी कंट्री इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है। रिसेंटली नेपाल के अंदर, मतलब रिसेंट पास्ट में, अभी रिसेंट का मतलब कुछ सालों पहले नेपाल के अंदर मोनार्की थी, राइट। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेपाल का, जो 1990 में अडॉप्ट किया गया था पहली बार, तो उसने फाइनल अथॉरिटी जो है वो राजा के हाथ पे दे दी।
और पीपल्स मूवमेंट जो नेपाल के अंदर हम लोग को देखने को मिला था, उन्होंने काफी दशकों तक लड़ाई लड़ी और 2006 में फाइनली जो है वो सक्सीड हो गए कि उन्होंने किंग की पावर जो है वो एंड कर दी। और 2008 तक हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया मोनार्की को एबॉलिश करके। सो रीजन ये है कि वो नहीं चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किंग को जो है वो ज्यादा पावर दी गई थी, राइट। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपने लिए क्रिएट किया, उसमें किंग को कंप्लीटली हटा दिया, यानी कि मोनार्की को कंप्लीटली हटा दिया और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पर नेपाल स्टैब्लिश हुआ। बस एज सिंपल एज दैट। तो जैसे कि फुटबॉल का गेम के बारे में अगेन आ गया कि फुटबॉल के अंदर जैसे ही कोई भी हम लोग को रूल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो पूरा गेम में ही चेंज हो जाता है। तो नेपाल के अंदर मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गई तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी जितने भी रूल्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा सोसाइटी के अकॉर्डिंग। सो लोग जो थे नेपाल के, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री के लिए अडॉप्ट किया अभी रिसेंट पास्ट में 2015 में। ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 2008 में मोनार्की खत्म करके डेमोक्रेसी स्टैब्लिश तो हो गई, बट पुराने रूल्स के आधार पर चलना डिफिकल्ट था, तो उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और उसको अडॉप्ट कर लिया। दैट्स इट। कब किया? 2015। एक और इंपॉर्टेंट पर्पस हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है। अब देखो, पहला पर्पस आपको रेवो समझ में आ गया कि सबसे पहली चीज तो हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है पहले पर्पस के अंदर, जो जनता चाहेगी वैसा होगा। उसका एग्जाम्पल इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज, प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यस, तो हम ही लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को दिया है और हम क्या चाह रहे हैं हमारे देश के लिए उसका जिक्र होता है। तो जो सिटीजन चाहेगी वैसा होगा, और वही हमें देखने को मिला नेपाल के अंदर भी। इतने स्ट्रगल के बाद जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन उनको बनाना पड़ गया 2015 में, क्योंकि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक के आइडियल्स नहीं थे। उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था कि उनको किस तरीके की कंट्री चाहिए। बातें समझ में आ रही है आप लोगों के? यस और नो? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ चीजें क्लैरिटी के साथ हो रही है। मैं थोड़ा सा भी इसमें क्योंकि अब देखो, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि कुछ कुछ क्लासेस हमारी ऐसी भी हुई हैं कि 50-50 पेज हमारे मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट में भी खत्म हुए हैं। बट जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं आपको फुली एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ूंगा। तो पहला रूल हमें क्लियर हो गया। अब दूसरे रूल के बारे में बात करें, या पर्पस, सॉरी, कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। डिफाइन करना नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि एक कंट्री के अंदर किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, कैसा है, क्या है, कैसे वहां पर लोगों को इलेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, वो पूरी चीज। तो एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। पहला देखा हमने कि कंट्री के सिटीजन जो चाहेंगे वैसा होना चाहिए। दूसरा हम देख रहे हैं कि कंट्री के अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। एग्जाम्पल, नेपाल का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ये कहता था कि कंट्री जो है वो किंग के द्वारा रूल की जाएगी और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। और कंट्री जो है जिन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है या पॉलिटी जो है वो अडॉप्ट करी है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ये गाइडलाइंस बताने में कि कैसे डिसीजन लिए जाएंगे सोसाइटीज में, राइट। एक डेमोक्रेसी के अंदर हम अपने लीडर को चूज करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिससे कि वो हमारे बिहाफ में जो है वो डिसीजन ले सकें। बट कई बार पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है कि ये लीडर जो है वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर मिस यूज करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफगार्ड्स होता है इन सब चीजों के अगेंस्ट, कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। यस, और ये अगर अथॉरिटी मिसयूज करेंगे तो उसके कारण अन्याय होगा। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स होते हैं। देखो लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स लिखे होते हैं जिसमें बताया गया होता है कि अथॉरिटी जो है वो किसी भी प्रकार से अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में हम आने वाले समय में और अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स हुआ, राइट। उसमें भी काफी सारी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि पावर्स होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, रिट्स इशू करने की, WRITS, रिट्स, रिट्स जारी करने की पावर, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में।
तो ये ऐसी पावर्स होती हैं जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है सिनेरियोस को न्याय प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, आगे चलें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी सभी लोगों को गारंटी देता है, ये फैक्ट आपको ऑलरेडी पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। राइट टू इक्वलिटी जो है वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। यस, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये इंश्योर होता है कि डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं भी आपको बता रहा था कि मेजोरिटी ने सरकार को चुना है तो दैट डजंट मीन कि सिर्फ मेजोरिटी के ही डिसीजंस पर काम किया जाएगा। भाई माइनॉरिटीज भी जो है वो भी सिटीजन्स है इंडिया के, और कॉन्स्टिट्यूशन सभी इंडियन सिटीजन्स का है, रूल्स सभी इंडियन सिटीजन्स के हैं। यस, तो एस्पिरेशन सभी इंडियन सिटीजन्स की ही होगी। एक अनहेल्दी सिचुएशन तब आती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर भी जब मेजोरिटी कंटिन्यूअसली डिसीजन जो है वो थोपती है, मतलब डिसीजन को, अपने डिसीजन को लागू करती है और माइनॉरिटीज की सुनती नहीं है, और माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चीजें होती हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रूल्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं, ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। राइट, कोई भी ऐसी चीज के लिए जो कि रूटीनली अवेलेबल हो मेजोरिटी के लिए। यस, और एक और रीजन है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेंट करता है इस प्रकार के डोमिनेशन को मेजोरिटी के। राइट, तो इसका मतलब यह है कि एक कम्युनिटी डोमिनेट करती है दूसरी कम्युनिटी को, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, या मेंबर जो होते हैं एक कम्युनिटी के वो डोमिनेट करते हैं सेम कम्युनिटी के अंदर दूसरे मेंबर्स को भी। जैसे कि एक सिंगल कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग रिच हैं कुछ लोग पुअर हैं, तो रिच लोग जो है वो सिंगल कम्युनिटी में पुअर को नीचे दिखाएंगे, उनके ऊपर चीजें थोपेंगे और अपनी चीजें ही जो है वो इंप्लीमेंट करवाएंगे। राइट, तो इन सभी चीजों से प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इंडियन सिटीजन्स को। जैसे कि न्याय सबके लिए एक समान है, कोई रिच है कोई पुअर है, इट डजंट मैटर, जस्टिस इज इक्वल फॉर एवरीवन, कोर्ट की प्रोसीडिंग इज इक्वल फॉर एवरीवन। यस, तो ये फैक्ट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक और रीजन कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम अवरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी के मेंस में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस बन चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम अवरसेल्फ। डिफाइन या कमेंट कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाता है। सोचो कितना ये स्ट्रेन साउंड कर रहा है कि नहीं, कि अपने आप से बचा रहा है हमें। राइट, ये क्यों बता रहा है? क्योंकि एट टाइम्स हम स्ट्रांगली जो है वो फील करते हैं किसी एक इशू के बारे में, बट किसी दूसरे के बारे में सोचते नहीं है। एग्जाम्पल लेट्स टेक अ रियलिस्टिक एग्जाम्पल। एक व्यक्ति है, उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि यार हेल्थ को अच्छा करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है वो स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का कल्चर बंद कर दें, लिफ्ट एलिवेटर्स इनका कल्चर बंद कर दो, सीढ़ियों का इस्तेमाल करो। कितना अच्छा डिसीजन है ना यार, इससे लोग फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटीज लोगों की बढ़ जाएगी, जो आज की डेट में लोग सेडेंट्री एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, मतलब कि कुछ कर ही नहीं रहे, हाथ पर चल ही नहीं रहे लोगों के, तो एटलीस्ट लिफ्ट नहीं रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं? एक एग्जाम्पल हुआ। वहीं पे हमने अपने बारे में तो सोच लिया, बट दूसरे के बारे में नहीं सोचा, स्पेशली दोज पीपल जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, या जो बुजुर्ग लोग हैं, हमने उनके बारे में नहीं सोचा। तो उनके बारे में कौन सोच रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, कि हमें अपने आप से भी बचाता है, क्योंकि कई बार हम स्ट्रांगली किसी इशू के बारे में फील तो करते हैं बट दूसरों के बारे में सोचते नहीं है ना? लार्जर इंटरेस्ट होता है उसके अगेंस्ट हम चले जाते हैं, हम अपने ही खुद के बनाए गए सिद्धांत के अगेंस्ट चले गए कि यार दूसरों की भी तो मदद करनी है। बट हमने क्या बोला? हमने सोचा यार इससे तो सबकी मदद हो रही, सबकी नहीं हो रही, यू हैव लेफ्ट मेनी पीपल बिहाइंड।
है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से चीजों को समझना है। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल है कि इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी माइट come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. कितना अच्छा एग्जाम्पल है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये पार्टी पॉलिटिक्स ने सब कचरा कर दिया है, बेकार कर दिया है, पूरी चीजों को कड़वाहट भर दी है। इस पार्टी पॉलिटिक्स के गेम के अंदर लोग जो, जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है, वोट बैंक के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करने के लिए रेडी होती है, करप्शन होता जा रहा है ना? तो इस चक्कर में चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। अब तो हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए इन सब चीजों को सही करने के लिए। सोचिए आप कि हम डेमोक्रेसी का जो हमारा लार्जर प्रिंसिपल है उसको छोड़कर ये बोल रहे हैं कि डिक्टेटर रखें हम एक। अब सोचो, इस इमोशन में आकर हमने जो है वो क्या किया, डिक्टोरियल रूल जो है ये सभी इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, बट उसको भी हमने अच्छा बोल दिया। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अलाउ नहीं करता है इस प्रकार के विम्स को कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए। ये अलाउ नहीं करता है कि इजीली जो बेसिक प्रोविजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो होते हैं, राइट, जो कि इंडियन सिटीजन्स के अधिकार की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं, उनको फ्रीडम में रहने का प्रोटेक्शन देते हैं, वो उनसे छीन ना लिया जाए। क्योंकि एक बार अगर डिक्टेटर रूल स्टैब्लिश हुआ तो लोगों की घर से बाहर निकलने तक की आजादी जो है वो छिन जाएगी। यस, क्योंकि डिक्टेटर तो अपने अकॉर्डिंग ही पूरी चीज जो है वो करेगा। कम ऑन, ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक काफी अच्छा पैराग्राफ और टॉपिक जो है वो शुरू होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो इंडिपेंडेंस में काफी एक्टिव था। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इंडियन नेशनल मूवमेंट कि ब्रिटिश रूल से हमें आजादी चाहिए। 150 सालों का ब्रिटिश का रूल, जिसमें बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट आए हैं, ऐसे केसेस देखने को मिले जिसमें हमने अत्याचार सहे। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नेशनलिस्ट जो है उन्होंने बहुत प्लानिंग करी कि किस प्रकार का एक फ्री इंडिया होना चाहिए, नेशनलिस्ट लोगों ने। क्योंकि उन्होंने देखा ना कि अरे यार ये तो यहां तो गड़बड़ी है यार, और जहां गड़बड़ी होती है आप फिर सोचते हो कि इससे हटकर हम बेस्ट जगह पर जाएं। ब्रिटिश के अंडर उनको रूल्स जो है वो फोर्सफुली फॉलो करने पड़ते थे। उनके पास जो है वो रूल्स बनाने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब इंडियन सिटीजन्स खुद रूल बना नहीं रहे, दूसरा व्यक्ति इंडियन सिटीजन्स के ऊपर रूल थोप रहा। सोचिए आप, लॉन्ग एक्सपीरियंस जो था अथॉरिटेरियन रूल का कॉलोनियल स्टेट के अंडर, तो उसने कन्विंस कर दिया इंडियंस को कि फ्री इंडिया जो है वो तो एक डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिसमें सभी लोगों के साथ इक्वल व्यवहार किया जाए, सभी लोगों को अलाउ किया जाए कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो देखो, इक्वल ट्रीटमेंट और पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें मिल रही हैं हमारे पास से, ब्रिटिश रूल से। व्हाइट के लिए अलग प्लेस, ब्लैक के लिए अलग प्लेस, ब्लैक या फिर इंडियंस के लिए। थिएटर के अंदर भी, थिएटर के बाहर लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सोचिए आप। अब आप देखिए, हमने सिनेरियो चेंज कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ही, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ही हम कुत्ता भी लेके गए और हम भी पहुंचे, जिन्होंने हमारे लिए रूल बनाया था। मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है, राइट। इंडियन ओरिजिन लेजिस्लेचर इन ब्रिटेन अपनी वाइफ और अपने ब्लैक कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल से डॉग को लेकर अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट से बाहर आ रहे थे, तब फोटो जो है वो खींची गई। एक टाइम पर लिखा गया था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, बट अब हमने दोनों चीज पॉसिबल कर दी। एनीवेज, वो सब तो बात अलग की है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में ये दो चीजें हम लोग को देखने को जो है वो ऐसी मिली कि जो हमें चेंज करना ही था। फिर हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करने पर प्लानिंग कर दी और उस पर काम करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति नहीं थे, ग्रुप था लगभग 300 लोगों का,
जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 में, जो समय समय पर मिलते थे और 3 सालों के दौरान उन्होंने बैठक करी, मीटिंग्स करी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिख डाला। देयर वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे वो अलग अलग बैकग्राउंड के थे और उनमें एक एकता थी। ईच ऑफ द provisions of the future constitution was discussed in great detail and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus। कि हमने हमारे इतने सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से जो आए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, अलग अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद वो एक सहमति पर आए। लड़ाई नहीं करी, सेपरेशन नहीं किया, कोऑर्डिनेशन किया कि भाई सहमत करेंगे चीजों पर, कॉम्प्रोमाइज करेंगे जहां जरूरत पड़े। तो ये चीज हमें देखने को रही है। फोटो के अंदर आप देख सकते हैं पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब एक प्रोमिनेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्या पोजीशन थी पटेल साहब की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, देखते हैं किसको पता है। वैसे आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाबा साहब अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अभी तक तो आपको ये रटा हो जाना चाहिए, और नहीं है तो ये लिख लो, रट लो। अंबेडकर साहब जो है वो ये मानते थे कि उनका पार्टिसिपेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है उसने हेल्प करा शेड्यूल्ड कास्ट को, कि उनको जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाए। उन्होंने ये तक कहा कानून ऑलरेडी है जहां पर शेड्यूल कास्ट जो है उनके पास एक रीजन होना चाहिए डरने का, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज वर इन द हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर्स। सोचिए, कानून होने के बावजूद उन्होंने एक चेतावनी दी कि डर के रहो, क्योंकि अभी भी हिंदू कास्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो ही इंप्लीमेंट करेंगे पूरी चीजों को, तो आपको डर के रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट जो है वो गवर्नमेंट ज्वाइन करें एज वेल एज सिविल सर्विसेज। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, या आपके दिमाग में आपको ये चीज भी रखनी है कि अंबेडकर साहब ने, या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अंबेडकर साहब ने क्यों स्ट्रेस दिया कि शेड्यूल कास्ट जो है वो ज्वाइन करे गवर्नमेंट को और सिविल सर्विसेज को। तो उसका रीजन यही है कि उन्होंने इतना प्रयास तो किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी भी दे दी गई कि बैकवर्ड क्लास जो है शेड्यूल कास्ट, उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, SC ST कम्युनिटी को, सब कुछ गारंटी हो गया था। बट देन टू उनने ये सभी को बोला कि आप अब जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं गवर्नमेंट ज्वाइन करें और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, क्योंकि आज भी डर ये है कि कानून होने के बावजूद इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सिंपल सी बात पे उन्होंने बहुत बड़ी चीज सिखा दी कि इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कानून तो आप बना लोगे ऑन पेपर, बट वो कानून सही तरीके से लागू होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर। बोलो हाँ या ना? ये ऑफिसर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कानून प्रॉपर लागू होगा कि नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात कही, मजा आ गया। ये मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके पास बहुत सारे टास्क थे। कंट्री जो है वो, कंट्री के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज थी हमारी, जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती थी, राइट? अलग अलग रिलीजन्स थे, सबके अलग अलग कल्चर्स थे, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया उस समय, जिस समय इंडिया के अंदर बड़ी स्थिति खराब चल रही थी, पार्टीशन उस समय लिखा गया जिस समय इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। कंट्री रिलीजन के आधार पर और रीजन के आधार पर बढ़ गई। कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो अभी भी कंफर्म नहीं थे कि भाई उनको इंडिया से जुड़ना है या पाकिस्तान से, या इंडिपेंडेंट रहना है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी खराब थी, गरीबी छाई हुई थी, अकाल पड़ा हुआ था देश के ऊपर। ये सब इश्यूज जो थे वो दिमाग में चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के, जब वो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflect our respect for maintaining diversity while preserving the national unity। कितना बढ़िया उन्होंने काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, कि इस विविधता को, डाइवर्सिटी को जो है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए, कि कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अलग अलग लैंग्वेज का है तो क्या हुआ, रिलीजन का है तो क्या हुआ, अलग उसके कल्चर है तो क्या हुआ, अलग कम्युनिटी से है तो क्या हुआ, बट सब साथ में रहेंगे, सबके लिए देश सबसे ऊपर है। ये चीज को इंश्योर करने का काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज को इंश्योर कर दिया
कि चाहे कुछ भी रहे, कोई कितना भी डाइवर्स क्यों ना हो, नेशन इज अबव ऑल। और फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इन्हीं चीजों को कि हमें गरीबी को हटाना है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, राइट। लोग अपना जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुने। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब एक या एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। मोर देन वन लेवल या वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब कंट्री के अंदर होती है तो उसको फेडरलिज्म जो है वो कहा जाता है, राइट। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर स्टेट लेवल है और सेंट्रल लेवल हम लोग को देखने को मिलती है। पंचायती राज जो है वो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। याद करो प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको पंचायती राज के बारे में बताया था, ठीक है। देखो लिखा भी है इसमें, 6th क्लास की बुक में कवर किया था, इवन 7th क्लास की बुक में भी स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसको भी हमने देख लिया था। तो बहुत इजी टॉपिक्स थे वो सब। काफी सारी कम्युनिटीज इंडिया के अंदर ये मानती थी कि एक सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का जो कि इस तरीके का हो कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में ना बैठा रहे, बल्कि सभी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो, यानी कि डिसीजन सभी के द्वारा लिया जाए। तो इसलिए हमें जरूरी था कि हमें एक लेवल और बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट का, जिसको हम बोलेंगे स्टेट लेवल। तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक दूर दराज, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, दूर दराज के एरिया में बसे व्यक्ति के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार दिल्ली बैठा व्यक्ति पूरा डिसीजन ले रहा है यार। एटलीस्ट उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे ही नजदीक में एक मेरे ही लोग हैं, मेरे ही एमएलए हैं जो डिसीजन ले रहे हैं मेरे बिहाफ में, मेरे हित के बिहाफ में। तो लोगों की जो बिलीफ सिस्टम है ना, उस पर मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने काम किया। बिलीफ सिस्टम कि यार लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए है, लोगों के हित के लिए है। तो कितनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी यार उनकी, सोचिए आप कितने टैलेंटेड लोग थे जिन्होंने फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पहले से सोच के रखा था कि यार कहीं ये इसको बुरा ना लग जाए, ऐसा ना हो लग जाए, वैसा ना हो जाए। एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कि वो प्लान ऐसा रेडी करते हैं कि उस प्लान में किसी को भी प्रॉब्लम किसी तरीके से ना हो। टॉप नॉच प्लान जिसको कहा जाता है। हर एक स्टेट इंडिया के अंदर ऑटोनॉमी इंजॉय करे, उसके पास खुद की पावर हो, जिसको अपन बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट्स, है कि नहीं। सब्जेक्ट जो है नेशनल कंसर्न के, उसमें सभी स्टेट जो है वो फॉलो करें द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि नेशनल पर्सपेक्टिव से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पर्सपेक्टिव से स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल पर्सपेक्टिव से पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, थर्ड टीयर। तो इस प्रकार की चीजें तैयार हुई। इन एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है हर एक टीयर गवर्नमेंट का उसको कहां से पैसा मिलेगा काम करने के लिए, बिल्कुल स्पेसिफाइड है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री किस तरीके से ऑपरेट करती है। फेडरलिज्म के अंदर स्टेट जो है वो सिर्फ एक एजेंट नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली पावर्स मेंशन्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट। अब सेकंड पॉइंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक हम लोग को पहला देखने को मिला कि हमारी जो अलग अलग चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फीचर्स लिखे हैं, पहला फीचर फेडरलिज्म, दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारी जो गवर्नमेंट जो होगी वो कौन सी होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा हमारे यहाँ पे, कि हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुने जाएंगे किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट की गई थी तो प्रिंसिपल रखा गया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। श्री ए के अय्यर एक मेंबर थे, उन्होंने ये कहा था कि विद एन अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, standard of life and comfort and decent living of the common man। कि अगर हर एक व्यक्ति जो कॉमन मैन है उसके ऊपर अगर हम विश्वास रखेंगे, उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करने की, और वो देश के लिए जो कंट्रीब्यूट करेंगे तो उस व्यक्ति जो है उसकी सेहत, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसका कंफर्ट
और उसकी डिसेंट लिविंग जो होगी कॉमन मैन की, वो बेटर होगी, एनलाइटनमेंट होगी और प्रमोट होगी। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की सभी सिटीजन्स के लिए, जहां पर मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको ये लगा कि ये फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो मेनली जो था वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के लिए था, राइट। और ये हेल्प करेगा कि हर एक व्यक्ति जब अपना कंट्रीब्यूशन देगा इस देश के लिए अपने वोट के थ्रू, तो एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट जो है वो क्रिएट होगा। और पहले के समय पर कास्ट, क्लास, जेंडर के आधार पर जो लोगों को तोड़ा जाता था, अलग किया जाता था, वो नहीं होगा। लोगों के बीच में एक यूनिटी, इक्वलिटी की भावना देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंडियन के पास डायरेक्ट रोल है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का। यही है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। हर एक सिटीजन हमारी कंट्री के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं, जिसके बारे में आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी विंग। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तीन ऑर्गन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो आपको ध्यान में रखना है। एक है लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एक है एग्जीक्यूटिव जो कानून को इंप्लीमेंट करती है, जैसे कि आप लोग आने वाले समय में आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, प्लस प्लस टेम्पररी एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेट्स। टेम्पररी ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? मिनिस्टर्स, यस। और तीसरी है जुडिशरी। तो तीन ऑर्गन्स हमारी गवर्नमेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनता जिन्हें चुनती है, वो कहां पर बैठते हैं? लेजिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव एक छोटा सा ग्रुप होता है इन्हीं लोगों का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए और सरकार चलाने के लिए, जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी जो होती है, जिसके बारे में आगे चल के हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आप जानती है हमारी न्यायालय। तो ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे की पावर को जो है वो चेक करने के पर्पस के लिए एक दूसरे के पैरेलल खड़े हैं। बट आपको एक और चीज बता दें, ये पैरेलल नहीं है। कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव के अंडर आते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो है अलग। तो मेनली सेपरेट जो है वो जुडिशरी हम लोग को देखने को मिलती है, तीनों सेपरेटेड नहीं है, अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो। ऐसा क्यों? और क्यों एग्जीक्यूटिव को जो है, अरे सॉरी, क्यों एग्जीक्यूटिव को जो है वो लेजिस्लेचर के नीचे रखा गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि एग्जीक्यूटिव क्यों लेजिस्लेचर के नीचे है, क्यों उसको इस तरीके से रखा जाता है कि एग्जीक्यूटिव हमेशा लेजिस्लेचर के नीचे रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, आप मेहनत करके एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, प्लानिंग आप पूरी प्रोवाइड कराएंगे, रूल्स रेगुलेशंस आप तैयार करेंगे, आप एक एग्जीक्यूटिव होंगे, आप इंप्लीमेंट करने का भी काम करेंगे, बट फिर भी आप किसी ना किसी मंत्री के अंडर काम करेंगे, राइट। आपके ऊपर जो बैठे होंगे वो हमेशा एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ही बैठा रहेगा। ऐसा क्यों? दिस इज माय क्वेश्चन, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर हम लोग को तीनों के बीच में देखने को मिलता है कि इंश्योर्ड रहता है। अब वर्ड स्टेट, स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होता, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, सिंपली गवर्नमेंट। कलेक्ट्रेट ऑफिस को भी स्टेट कहते हैं, और इसके बारे में आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके बारे में आगे चल के हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए वर्ड स्टेट जहां पर भी आए तो हमेशा स्टेट का मतलब राज्यों से नहीं होता, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, कि स्टेट ने ये काम किया, मतलब गवर्नमेंट ने ये काम किया। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कानून को लागू करती है तो स्टेट कानून को लागू करती है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसे बोला जाता है कि इंडियन स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसा हम लोग कहते हैं। चौथा फीचर, फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर है फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब, इसको कहा जाता है कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस को कई केसेस में कैरेक्टर भी कहा जाता है कि दिस इज द कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट, मॉरल कैरेक्टर, यस। फंडामेंटल राइट्स कि सभी लोग इक्वल होने चाहिए, सभी लोग के पास आजादी होनी चाहिए,
राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करो। ये बेसिक जो नियम है, फंडामेंटल राइट्स जो है, इनका उल्लंघन होने पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हो। आपको ये कोर्ट की हिरार्की में फंसने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। वो भी डायरेक्ट वाला नहीं फंडामेंटल होता है, वो भी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। रियलिस्टिक चीज जो है वो क्या होती है, लिखना कुछ और होता है बट प्रैक्टिकलिटी में कुछ और चीजें देखने को मिलती है, जो आगे चल के हम लोग समझेंगे। कॉलोनियल रूल ने जो है वो क्रिएट किए थे कुछ सस्पिशन स्टेट के बारे में, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के बारे में कुछ संदेह था नेशनलिस्ट के माइंड में। ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि भाई कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जिनका किसी भी तरीके से राज्य जो है वो मिसयूज ना करे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, या फिर किसी भी तरीके से जिनका गवर्नमेंट मिसयूज ना करे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। तो फंडामेंटल राइट जो है वो लाया गया जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा। मनमानी एब्सोल्यूट पावर, जो मनमानी जो शक्ति जो होती है, आर्बिट्ररी जो शक्ति जो होती है स्टेट की, उससे तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हर एक इंडिविजुअल को अगेंस्ट द स्टेट, राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी जगह आप जा रहे हो और कोई व्यक्ति आपके साथ जो है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो आपके फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी जो है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो आप उस फलाना व्यक्ति के पास कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, यस, के खिलाफ, उस फलाना व्यक्ति के खिलाफ आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप केस जो है वो फाइल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि किसी स्थिति में गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है, तो यू कैन फाइल केस इन जुडिशरी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो काफी सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है उनने एक्सप्रेस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे अधिकार शामिल किए जाएं जिससे कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन मिले। इवन डॉक्टर अंबेडकर साहब, इन्होंने भी ये बोला कि फंडामेंटल राइट जो है उसके दो ऑब्जेक्टिव है। अंबेडकर साहब का ऑब्जेक्टिव सुनिए आप, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव कि हर एक सिटीजन जो है वो उसका क्लेम होगा इस राइट के ऊपर। दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये अधिकार जो है ये सभी अथॉरिटी को बाइंड करेंगे जिनके पास पावर्स है कानून बनाने की। तो टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव कि ये अधिकार इंडियन सिटीजन्स के हैं, सिक्योर्ड हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, स्टेट के अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं ये अधिकार, और बाइंडिंग है स्टेट अथॉरिटी की, करना ही पड़ेगा भाई उनको, इस फंडामेंटल राइट्स का पालन करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए कानून बनाते समय। एडिशनली फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है। ये किसके लिए है? ये डायरेक्शन दे रहा है किसको? स्टेट को, कि स्टेट जब पॉलिसी बनाए तो इन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए जो डीपीएसपी के अंदर है, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे गरीबी दूर करो, इक्वलिटी को इंश्योर करो। राइट टू इक्वलिटी तो ऑब्वियसली बात है कि एक अधिकार है, बट उससे रिलेटेड भी लेबर राइट्स जो है वो अच्छे लेकर आओ, लेबर्स के अधिकार, काफी सारी चीजें हैं। तो फंडामेंटल राइट्स डिटेल में पढ़ा जाएगा ही जाएगा। राइट टू इक्वलिटी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, फंडामेंटल राइट्स तो बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। इसमें ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। फिर दूसरा, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। देखो इसमें लिखा राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। क्या आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जाकर अपना घर ले सकते हैं? बताइए, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में रेसिडेंट बन सकते हैं? अभी लिखो सिर्फ यस और नो। अगर जिसने यस लिखा है तो उसका आंसर है गलत, क्योंकि इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है। आप ट्राइबल एरियाज में जाकर रह नहीं सकते हो, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें जैसे लिखा ना राइट टू मूव फ्रीली, आचार संहिता जब 144 होगी तब आप राइट टू मूव फ्रीली का यूज नहीं कर सकते हैं। जब दंगे की स्थिति और जब पूरे शहर में कर्फ्यू लगाए तो आप वहां पर घूम रहे हो और आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास तो फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्टिव टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है वो हमेशा याद रखना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट कि कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ना करे। जैसे लिखा है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यहाँ पर राइट टू फ्रीडम के अंदर।
तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सड़क में आप गांजा बेचने लगो और पुलिस वाले ने पकड़ा तो आप पुलिस वाले को बोलो, अरे यू हैव वायलेटेड माय फंडामेंटल राइट्स, लेट मी सू यू इन कोर्ट, वेट एंड वॉच नाउ, आई एम गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट। इतने थप्पड़ मारेगा ना वो पुलिस वाला जिसकी कोई हद नहीं। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास अधिकार है, सभी सिटीजन के पास अधिकार है कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, यानी कि प्रोपोगेट फैला सकता है, बिलीव कर सकते हैं। इवन ये भी कह दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अथीस्ट बनना है, नास्तिक बनना है, तो भी वो बन सकता है, यानी कि अगर उसको फॉलो नहीं करना किसी रिलीजन को तो वो भी उसका एक फंडामेंटल राइट है। और ये जितने भी फंडामेंटल राइट है उनको इंटरप्रेट कौन करता है, कौन बताता है कि ये फलाना राइट का क्या मीनिंग होगा, तो वो है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसके पास इंटरप्रिटेशन के अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारे यहाँ पर सभी माइनॉरिटीज कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, रिलीजियस हुई, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हुई, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है अपने खुद के कल्चर को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक व्यक्ति जो है उसके अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच सकते हैं उल्लंघन के लिए। एक फीचर है सेक्युलरिज्म, कि हमारी कंट्री के अंदर देखो इतने अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, कितने पूरे दुनिया भर में टोटल 8 रिलीजन है, याद आ रहा है स्टार्टिंग वाली क्लासेस, और सभी के सभी रिलीजन हमारी ही कंट्री में है। कोई मुझे बता सकता है ये 8 रिलीजन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। एक सेक्युलर स्टेट एक ऐसी स्टेट है, स्टेट मतलब पूरी गवर्नमेंट, जो कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करती। हमारे यहाँ कोई भी रिलीजन स्टेट रिलीजन नहीं है, यानी कि कोई भी रिलीजन को घोषित नहीं किया है कि ये इंडिया का रिलीजन है। तो इसलिए हमारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो कभी भी हम किसी भी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देंगे, एवरी रिलीजन इज इक्वल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितने सिटीजन है हमारी कंट्री के अंदर उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो उसमें मेंशन हो, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं कि वो हमें रूल कर सकें, तो वो हमारे हित के लिए जो है वो कानून बनाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया गया ओवर द ईयर्स, ये बताने के लिए कि भाई नई नई चिंता जो है वो समाज में आती जा रही है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। काफी सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए, राइट। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है। अलग अलग फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अभी हमने देखे, इनके अंदर काफी सारी चीजें हम लोग को नजर आई, राइट। इसमें बुक में लिखा है डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट, इन द रेस्ट ऑफ द बुक as well as in your higher classes you will read more about different features of Indian Constitution। तो ये मतलब सिंपली 8वीं क्लास के छात्र के बच्चों को क्लियरली ये बोल दिया गया कि छात्रों आपको जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि अरे बस ये 5 ही फीचर्स है, नहीं, बहुत बड़ी किताब है, बहुत कुछ पढ़ना है। ये सिंपल शब्दों में कह दिया, तो ये 5 फीचर्स अभी के लिए हमने देखे। ठीक है, फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 का हम लोग को देखने को मिला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो है वो साइन कर रहे थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखिएगा। श्री जयराम दास दौलतराम, मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्टर। डॉक्टर जॉन मथाई, फाइनेंस मिनिस्टर। पटेल साहब, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम, लेबर मिनिस्टर। कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंपॉर्टेंट मेंबर जो हैं वो किस पोजीशन में थे, तो ये पोजीशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्बिट्ररी, आइडल, मैंने आपको बताया बिलीफ सिस्टम, प्रिंसिपल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, पॉलिटी मतलब सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सॉवरेन यानी कि इंडिपेंडेंट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। ट्रिनी मतलब कि क्रूएल,
अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी, कि अथॉरिटी जो है बहुत गलत तरीके से अपनी पावर का जब इस्तेमाल करे तो उसके लिए ट्रिनी शब्द का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये सब वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन सब वर्ड्स का जो है वो यूज करें। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, आइए समझते हैं सेक्युलरिज्म क्या है। तो आप जानते ही ऑलरेडी, सेक्युलरिज्म मतलब कि एक जगह पर सभी लोग रहना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही है सेक्युलरिज्म और कुछ नहीं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये एक चीज बताई हुई है कि यूएसए के अंदर चाहे आप हिंदू है या मुस्लिम है, किसी भी पार्ट में रह रहे हैं जहां पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म जो है वो काफी पावर में रहता है, राइट। डिस्पाइट यूएस सिटीजन होने के बावजूद नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। आप यूएस सिटीजन है बट फिर भी आप एक हिंदू या मुस्लिम है तो आपको कोई रेंट नहीं, पे नहीं रख रहा है, तो कितना बुरा लगेगा, है ना, कितना खराब लगेगा। फिर आपको ये लगेगा कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपको इंडिया वापस आ जाना चाहिए, है कि नहीं। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लोग नहीं आते हैं लोग व्यवस्था कर लेते हैं। होता है, बड़ा फॉरेन कंट्रीज में होता है कि इंडियंस के साथ थोड़ा सा बर्ताव जो है वो सही नहीं रहता, उनको लगता है कि हम अनसिविलाइज्ड हैं। बट ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि इंडियन से ज्यादा सिविलाइज कोई और बनेगा नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो ये बेसिकली मतलब कि आपके साथ ये कहा जा रहा है कि एक स्टोरी के थ्रू बच्चों को बताया जा रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस होगा अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, या आपके धर्म को देखकर जो है वो आपको कोई अवॉइड करे। अब ऑब्वियसली आगे चल के आप एक आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आपके पास कोई आया, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आपने मतलब ऑफिस में बैठे हैं, कोई आपके पास आया कंप्लेन करने के लिए या हेल्प मांगने के लिए, है ना, तो आप ये थोड़ा ना पूछोगे कि टेल मी योर लास्ट नेम, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे हेल्प करनी है कि नहीं करनी। यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर नेम और सरनेम, आप उनकी हेल्प करोगे बिकॉज दैट इज योर ड्यूटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड, हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो जिसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सेक्युलरिज्म, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। यस, हमारे यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। यही चीज तो बचपन से सिखाई जाती है, इवन इन स्कूल्स ऑल्सो। स्कूल में हमारे दोस्त मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख लोग भी हैं, राइट। हर कैटेगरी के हिंदूज हैं, हर रिलीजन के दोस्त हैं हमारे, है ना। सबके साथ खाना शेयर करते हैं, सबके साथ मजे करते हैं, घूमते हैं। तो दिस इज सेक्युलरिज्म। तो हिस्ट्री के अंदर काफी सारे एग्जाम्पल्स हमें मिले डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, एक्सक्लूजन के, कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, कास्ट को है वो हटा दिया। अम्बेडकर साहब की स्टोरी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई थी कि उनने कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है अपनी लाइफ में सहा, छोटी सी उम्र में मात्र। याद आ रही है स्टोरी। अब ज्यूज जो थे, ज्यूज मतलब ये उनकी बात हो रही है, यहूदियों की, ज्यूज पीपल, यहूदीज। तो इनको मार दिया था हिटलर, हिटलर ने, और काफी सारे लोगों को मारा गया था। ज्यूज स्टेट जो है इसराइल की, वो अपने मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को जो है वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर दी है। सऊदी अरेबिया के अंदर नॉन मुस्लिम जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो टेंपल बनाए, चर्च बनाए। बट हमने, मोदी जी ने जो है वो इतिहास जो है वो रच दिया। हिंदू टेम्पल्स हम लोग को अरेबियन कंट्रीज में भी अब देखने को मिलते हैं, राइट। अब देखो, ये चीज तो एक एनसीईआरटी तैयार की गई थी उस ऑब्जेक्ट, मतलब पुरानी चीजें जो चल रही थी उस पर्सपेक्टिव से। बट आज की डेट में इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन यू आर पावरफुल, क्योंकि इंडिया उस समय पावरफुल नहीं थी, पिछले अगर 2-1 दशक पहले की अगर हम बात करें। बट राइट नाउ वी आर सो मच पावरफुल कि कोई हमें मना नहीं कर सकता। इट्स सिंपल लाइक दैट कि व्हेन यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आपको लाइफ में कोई किसी भी तरीके से मना नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए। आप किसी सड़े से जोक में भी हंसोगे ना, तो सामने वाले को हंसी नहीं आ रही तो भी उसको हंसना पड़ेगा, हा हा हा। आपको खुश करने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए रेडी रहेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान से पढ़ाई करो और उस पोजीशन तक पहुंचो। नेक्स्ट, मेंबर जो होते हैं एक रिलीजियस कम्युनिटीज के, या तो उनको मार दिया जा रहा है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है,
राइट, अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और ये हमारे यहाँ भी हुआ है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्लियरली ये चीज मेंशन करी कि किसी का भेदभाव ना हो, इसलिए क्लियरली हमारे इंपॉर्टेंट फीचर में सेक्युलरिज्म को मेंशन किया। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं सेक्युलरिज्म के बारे में, हमें इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को ये फ्रीडम देता है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर सके, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो कर सके। यस, किस आर्टिकल में ये चीज मेंशन्ड है, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, हमारे यहां पर एक फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, रिलीजन और स्टेट के बीच में सेपरेशन है, हम इंटरफियर नहीं करते हैं, बट दिस इज नॉट कंप्लीट सेपरेशन। वक्त आने पर हम इंटरफियर भी करते हैं, जैसे कि साबरीमाला का इशू, साबरीमाला टेम्पल में वुमेन्स को एंट्री दिलवाई, जो कुछ कल्ट प्रैक्टिसेस होती, कल्ट प्रैक्टिसेस समझते हो कि धर्म के नाम पर बलि चढ़ाना बच्चों की या किसी की भी, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हमने बैन किया है। कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सती सिस्टम, यस, तो ये सब चीजें बैन करवाई। तो रिलीजन के नाम पर हमें देखने को मिलता था कि पब्लिक के बीच में डर क्रिएट करते थे, उत्पीड़ना होती थी, राइट, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो हमारे यहां पर कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, हमारे यहां है सेपरेशन। इंडिया ने अडॉप्ट करी एक स्ट्रेटेजी कि रिलीजन और स्टेट को सेपरेट कर रखा है, बट 100% सेपरेशन नहीं है। हम इंटरफियर कर सकते हैं अगर हमारी नेशनल यूनिटी पे खतरा है, राइट, किसी प्रकार से इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तब स्टेट इंटरफियर करेगी। तो सेक्युलरिज्म का मतलब यहां पर समझाया है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ये सिंपली 8वीं क्लास के बच्चों को समझाया है कि आप रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कर दो। बट आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता लग चुका है कि दिस इज नॉट 100% सेपरेशन। यस, अब इसमें मेंशन किया कि क्यों इंपॉर्टेंट है सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट से। तो गवर्नमेंट को स्टेट रिलीजन से सेपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसीलिए क्योंकि अगर जो लोग पावर में हैं वो अगर किसी एक ही रिलीजन को सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है दूसरे रिलीजन के लोग जो होंगे वो डिस्क्रिमिनेशन फील करेंगे, वो ये फील करेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो ये गलत है, ये चीज करनी नहीं है, हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं आते हैं। यस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सेक्युलरिज्म का यही है कि सेपरेट करो रिलीजन को स्टेट पावर से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना है। सभी कंट्रीज हम लोग को दुनिया में जो देखने को मिलती हैं वहां पर एक से ज्यादा रिलीजन या रिलीजियस ग्रुप देखने को मिलते हैं, वहां पर रहते हैं। इन रिलीजियस ग्रुप में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक ग्रुप मेजोरिटी में हो सकता है, और ये मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप जो है वो उसके पास अगर स्टेट पावर आ जाए, और ऑब्वियसली बात है मेजोरिटी में है तो उसके पास स्टेट पावर आ जाती है, तो वो इजीली जो है उसका पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, राइट, या फिर परसिक्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए, जान से मारने के लिए। तो इस प्रकार से पावर का जो मिसयूज है जिसको हम लोग ट्रेनी बोलते हैं, तो मेजोरिटी की, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन है, कोएर्शन है, राइट। कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को मार दिया जाता है। तो मेजोरिटी जो है वो इजिली प्रिवेंट कर सकती है माइनॉरिटीज को अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने के लिए। ऑब्वियसली मेजोरिटी अगर पावर में है तो माइनॉरिटीज को हक नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का खुद से जीने का। तो किसी प्रकार से ये डोमिनेशन जो होता है बेस्ड ऑन रिलीजन, तो ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो गारंटी देती है कि हर एक व्यक्ति जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। बट रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो दैट मीन्स कि आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इनने उल्लंघन कर दिया फंडामेंटल राइट्स का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टेट को जो है वो रिलीजन से सेपरेट रखना। एक और रीजन है कि स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखने के पीछे हमें
प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल के फ्रीडम को कि वो अपने रिलीजन से एग्जिट भी कर सकें, दूसरे रिलीजन को अपना सकें, राइट, या उनके पास आजादी हो कि अलग अलग तरीके से रिलीजन जो क्या सिखा रहा है उसको इंटरप्रेट कर सकें। इस पॉइंट को समझने के लिए अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस का एग्जांपल ले लो। कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि ये प्रैक्टिस जो है हिंदुइज्म के अंदर लोगों के बीच में अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है कितनी खराब है। तो ये छुआछूत की प्रैक्टिस जो है वो किनके पास है, मतलब ये शुरू किसने करी, क्या मतलब किस रिलीजन में आई, तो हिंदुइज्म में मेनली, है ना, आपको ऑलरेडी पता है। तो हिंदूज के पास अगर ये पावर है, स्टेट की पावर, तो वो कभी भी अनटचेबिलिटी को जो है वो क्या करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे, इसके बैन को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट हमारे यहाँ पर क्या हुआ, अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया, राइट, क्योंकि ये एक व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा था, रिलीजन, रेस, कास्ट, कास्ट के आधार पर भेदभाव। तो ये चीज है बस, और कुछ नहीं है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही सेक्युलर स्टेट ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट जो है वो नहीं कर रही है दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी, दूसरा कुछ मेंबर जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं दूसरे मेंबर को सेम रिलीजियस कम्युनिटी में, और स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो लागू नहीं कर रही है और दूसरे इंडिविजुअल्स के रिलीजियस फ्रीडम को जो है उनसे छीन नहीं रही है। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है कि स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को थोप नहीं रही है, दूसरा दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं या फिर हर रिलीजन के जो लोग हैं उनके पास इक्वल अधिकार है कि अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोपोगेट करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का। तो ये चीज है। तो ये तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि एक सेक्युलर स्टेट जो है वो तभी बनेगी जब वो तीन चीजें जो है ये फॉलो करे। तो इंडियन स्टेट जो है वो अलग अलग तरीके से फोकस करती है, जैसे कि इंडियन स्टेट ने अपने आप को रिलीजन से हमेशा दूर रखा हुआ है। इंडियन स्टेट जो है वो उसको कोई एक रिलीजियस ग्रुप नहीं चला रहा है, ना इंडियन स्टेट कोई रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट कर रही है। इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार की स्पेसेस हैं, जैसे कि कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिस, ये किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते ना डिस्प्ले कर सकते हैं। यस, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, राइट, ना ही अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स में। बट प्राइवेट के लिए एप्लीकेबल है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, जैसे कि मैं था मिशनरी स्कूल में, राइट, तो वहां पर प्रेयर्स में क्राइस्ट की प्रेयर जो है वो रहती थी, राइट। हाँ, बट अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं तो आपके पास अधिकार है कि अगर आपको प्रेयर नहीं करनी है तो आप नहीं करोगे, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा वो प्रेयर करने के लिए। यस, तो वो चीज है। बट गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता, ना ही अर्ली मॉर्निंग में, बट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये हो सकता है। दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम इंडियन सेक्युलरिज्म हमारा काम करता है, हम नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रेटजी जो है वो लेकर आते हैं। हम सभी रिलीजन के सेंटीमेंट्स को समझते हैं, इसलिए हम किसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफियर नहीं करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए। अब जैसे यहां पर एक जैसे हेलमेट पहनना सबके लिए मैंडेटरी है, हेलमेट नहीं पहनोगे तो चालान लग जाएगा। बट सरदार जी जो है उनके लिए एग्जम्पशन है। क्यों? बिकॉज उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, जो कि उनकी एक रिलीजियस सेंटीमेंट है, रिलीजियस बिलीव है, तो जिसको किसी भी कीमत पर जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यस, तो ऐसे करके हम इंटरफियर नहीं करते हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है ये प्रिवेंट करता है डोमिनेशन, कि एक कम्युनिटी का दूसरे के ऊपर डोमिनेशन जो है वो ना हो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि हिंदू हिंदू के अंदर की बात करें तो जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट के ऊपर किसी प्रकार से चीजें ना थोपे, प्रेशर क्रिएट ना करे,
फोर्स ना करे। यस, तो इस प्रकार की सोशल प्रैक्टिस को एंड जो करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी एक सेक्युलरिज्म का ऑब्जेक्टिव है। बट स्टेट जो है वो इंटरवीन करती है जब किसी प्रकार का अन्याय हो तब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं रिलीजियस कम्युनिटी को कि वो अपने खुद के स्कूल्स कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं, और स्टेट जो है ये सब करने के लिए उन्हें फंड्स भी प्रोवाइड कराएगी। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो यूएसए के अंदर ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। उनको कहा जाता है कि भगवान के नाम पर जो है वो आप एक संकल्प लो, राइट। और ये 60 साल पहले से शुरू हो गया था कि गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो कहा गया कि आपको जो है वो संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कुछ तो रिलीजियस बिलीफ में, अगर नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हो। बट फिर भी काफी सारे लीगल चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों को जो है वो कहा जा रहा है कि आप जो है वो संकल्प लीजिए ही लीजिए। तो यूएसए के अंदर क्या है, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है चर्च और स्टेट के बीच में, जो कि पहला अमेंडमेंट जो था यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का जो गारंटी दे रहा है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो है वो नहीं है, याद रखिएगा। इंडिया के अंदर इंटरफेरेंस की पॉलिसी है कि अगर गलत करोगे, अगर रिलीजियस एक्टिविटी कुछ गड़बड़ रहेगी जो मतलब मानव अधिकार का उल्लंघन कर रही है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही है, तो उस दौरान स्टेट जो है वो इंटरफियर करेगा ही करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। जैसे लिखा है ना कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का था वो प्रोहिबिट करता है कि लेजिस्लेचर को कि भाई वो कानून नहीं, मतलब कानून नहीं बनाएंगे क्यों रिलीजन से रिलेटेड, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि आप कोई भी ऐसा कानून जो है वो नहीं बनाओगे रिलीजन से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसी चीज जो लोगों को जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस करने से रोक रही हो। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर डिक्लेयर नहीं कर सकती है पहली चीज तो किसी रिलीजन को एज ऑफिशियल रिलीजन यूएस के अंदर भी, और ना ही किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस देगी। बट यूएसए के अंदर सेपरेशन स्टेट और रिलीजन का मतलब यह है कि ना स्टेट ना रिलीजन एक दूसरे के साथ इंटरफियर करेंगे एक दूसरे के अफेयर्स में। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर गड़बड़ी होगी तो इंटरफेरेंस होगा। देखो लिखा है, इंडियन सेक्युलरिज्म के अंदर स्टेट इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस अफेयर में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कई बार जो है वो इंटरफेरेंस किया, जैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। ये एग्जांपल है जो आपको ध्यान में रखना है। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है इसमें स्टेट जो है वो स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं होती है रिलीजन के साथ, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये किसी प्रकार का इंटरफेरेंस स्टेट के द्वारा रिलीजन में जो होता है वो किस आधार पर होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उस आधार पर ही हम करेंगे। ये आइडियल्स एक स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। कि स्टेट जो है उसको उसी में रहकर जो है वो कार्य करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो स्टेट इंटरफियर करेगी। लेटेस्ट एग्जांपल अभी साबरीमाला मंदिर का हम लोग को देखने को मिला था। इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर है और अलग अलग तरीके से जो है वो फोकस किस चीज पर करती है, रिलीजियस डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के ऊपर, कि कोई एक रिलीजन जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो भारी ना हो जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देती है फंडामेंटल राइट्स की कि वो इन सेक्युलर प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित हो। तो इट इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी, right? Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. मतलब कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेशन क्रिएट ना करे, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को दबाने की कोशिश ना करे, दूसरे के ऊपर फोर्स करने की कोशिश ना करे, दूसरे की प्रैक्टिसेस को अबेंडन करने की कोशिश ना करे। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि सेफगार्डिंग की हुई है। आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। फरवरी 2004 में फ्रांस ने कानून जो है वो पास किया। इसमें उन्होंने बैन कर दिया स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट जो है वो किसी भी प्रकार से कोई भी रिलीजियस चीजें, जैसे कि इस्लामिक हेड स्कार्फ हो गया, ज्यूज लोग जो है वो स्कल कैप पहनते हैं, या बड़े बड़े क्रिश्चियन के क्रॉसेस लॉकेट्स वगैरह जो पहने जाते हैं, तो फ्रांस ने साफ मना कर दिया फरवरी 2004 में कि आप कोई भी ऐसी चीज जो धर्म से जुड़ी हुई है वो आप कैरी करके स्कूल में नहीं लाएंगे। अब काफी सारे लोग जो इमिग्रेंट्स थे, राइट, जो फ्रांस के अंदर जो है वो आए थे अलग अलग जगह से, तो उनने बड़ा रेजिस्टेंस किया कि भाई ये तो गलत है, आप तो हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने नहीं दे रहे हो, दिस इज रॉन्ग। 1960s में फ्रांस को अब
ये इमिग्रेंट्स के पीछे की हिस्ट्री भी है। 1960 में फ्रांस के पास वर्कर्स की शॉर्टेज थी, तो फ्रांस ने वीजा प्रोवाइड करना शुरू किया इमिग्रेंट्स को, कहा कि इमिग्रेंट्स यहां पर आए फ्रांस में और काम करें। अब जो डॉटर्स हैं इमिग्रेंट्स के, वो हेड स्कार्फ पहनती हैं, हिजाब वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, और स्कूल अटेंड करती हैं। तो अब फ्रांस बोल रहा है 2004 में कि कोई भी इस प्रकार की प्रैक्टिस जो है वो नहीं करेगा। इवन इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया के अंदर भी हमने जो है वो देखा था, साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटक वगैरह में स्कूल्स के अंदर जो है वो कितना शोर हुआ था जब स्कूल्स के अंदर ये रूल्स लेकर आ गए थे कि कोई भी वो बुरखा और इस प्रकार से फेस कवर करने कि मतलब, या फिर जो हम लोग को देखने को मिलता है ना कि ये रिलीजियस अटायर जो होते हैं तो लोग कैरी नहीं करेंगे। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नियम नियम होता है, नियम के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट लाइक जब आप एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको जो यूनिफॉर्म दी जाएगी, आप मना करोगे, बोलोगे नहीं नहीं यार मैं ये यूनिफॉर्म नहीं लगा सकता, मैं अपना यूनिफॉर्म खुद पहनूंगा, अपना रिलीजियस यूनिफॉर्म, आई विल नॉट कैरी दिस थिंग। तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। सो दे आर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो। भाई स्कूल का कैंपस है, दैट मीन्स कि वहां सिखाया जा रहा है कि सब लोग इक्वल हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, राइट। और सेम उसी जगह पर अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलाउ कर दी जाएगी तो आप सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को जो है वो क्या कर रहे हो, बेसिक प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहे हो। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही चीज सिखाता है कि जब भी इस प्रकार के बेसिक प्रिंसिपल्स का उल्लंघन होगा तब ऐसे रूल्स जो है वो चेंज किए जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग को अभी ये हिजाब का देखने को मिला था जो हमारे साउथ इंडिया में हुआ था। यस, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। कोएरिशन, कोएरिशन का मतलब किसी को जो है फोर्स करना कुछ करने के लिए, राइट। तो ये सब ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना वो थोड़े से ध्यान में रखा करो। फ्रीडम टू इंटरप्रेट, आजादी इंटरप्रेट करने की, राइट। सभी लोग जो है शैल हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर ओन वेज, सभी लोग अपने हिसाब से अपनी चीजें समझ सकते हैं, राइट। और इसमें एक पर्सन की आजादी के बारे में बात की गई थी कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड कर सकते हैं, उनके पास पूरा अधिकार है भाई कि जिसको रिलीजन को जिस नजरिए से देखना है वो उस नजरिए से देख सकते हैं। वी कैन नॉट मतलब स्टॉप देम, बट यस द स्टेट विल गोइंग टू स्टॉप देम इन फ्यूचर, यू गाइज विल गोइंग टू स्टॉप देम। कैसे? कि अगर वो फलाना व्यक्ति किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करने लगे, भेदभाव करने लगे, और वो भेदभाव के कारण दूसरों की डिग्निटी को नुकसान पहुंचने लगे, देन उस समय यू कैन टेक एक्शन, द स्टेट कैन टेक एक्शन। बट जब तक उसके मन में है जो भी विचार है तो ही और शी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर लाइक थॉट प्रोसेस कि जो भी उनके दिमाग में जो है वो चल रहा है। इंटरवेंशन, स्टेट का प्रयास यही रहता है टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही पूरी चीज जो है वो करेंगे, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। होपफुली मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें पार्लियामेंट की क्यों आवश्यकता है? बॉस पार्लियामेंट नहीं होगी तो कानून कैसे बनाओगे? तो दैट्स व्हाई वी नीड अ पार्लियामेंट। यू डोंट नीड टू फोकस मच ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि आप इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है। इंडिया को आजादी कब मिली आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यू नो अबाउट इट। इससे पहले हमने बहुत स्ट्रगल वगैरह जो है वो किए, काफी सारे हमारी सोसाइटी के काफी सारे सेक्शन ने जो है पार्टिसिपेट किया, लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए स्ट्रगल के अंदर। फ्रीडम, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इन सब आइडिया से इंस्पायर्ड हुए। कॉलोनियल रूल के दौरान लोगों को डर में जीना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। काफी सारे लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बट फिर भी उनको जो है वो फॉलो करनी पड़ रही थी क्योंकि फोर्सफुली उनसे करवाया जा रहा था, मारा जा रहा था जो फॉलो नहीं कर रहा था। फिर फ्रीडम मूवमेंट ने ये सिचुएशन चेंज कर दी। नेशनलिस्ट जो है उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और डिमांड्स रखी अपनी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड जो है वो रखी कि इलेक्टेड मेंबर्स जो होने चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर होनी चाहिए और उनके पास अधिकार होना चाहिए बजट को डिस्कस करने का और क्वेश्चन पूछने का। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसने अलाउ किया कि कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को, ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, ये कांग्रेस का एक पहला सक्सेस सामने आया था जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि अब हाँ कि डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। ये पहले ऐसे कुछ कानून हम लोग को देखने को मिले थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जिसमें डिमांड जो है वो नेशनलिस्ट की मानी गई थी।
और फिर भी दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इन्होंने अभी भी सभी एडल्ट्स को रहे वोटिंग के लिए नहीं आगे बुलाया। तो चैप्टर 1 के अंदर हमने स्टार्टिंग में इस बुक के चैप्टर के हमने डिस्कस भी किया था कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सभी लोग इंडिपेंडेंट इंडिया जो चाह रहे थे वो ऐसा होना चाहिए कि वो सबकी डिमांड को फुलफिल करे। फिर इंडिपेंडेंस मिलती है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसी चीज को सबसे पहले ध्यान में रखा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आई थिंक यू नो अबाउट इट, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उसको जो जैसा लगता है वैसा, मतलब गवर्नमेंट जैसा सोचे वो, मतलब सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट आर्बिट्ररी तरीके से, मनमानी तरीके से जो है वो कानून ना बनाए। कानून लोगों के हित के लिए बनना चाहिए। देखो लिखा है ना, गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। बहुत अच्छा पॉइंट है, चाहो तो लिख सकते हो। गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों की नीड्स और डिमांड को समझे। ड्रीम्स और एस्पिरेशन जो है फ्रीडम स्ट्रगल का, उसको मजबूत बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, राइट। और फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल रखा गया, और वो क्या है उसके बारे में आप ऑलरेडी अभी तक समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। ईवीएम जो है पूरी कंट्री के अंदर पहली बार 2004 के जनरल इलेक्शन में जो है वो यूज किया गया। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रखेंगे। और जो 2004 में ईवीएम जो यूज किया गया उसने लगभग 1.5 लाख पेड़ जो है वो बचा लिए, क्योंकि पहले उस समय बैलेट पेपर हुआ करता था, और पेपर बनता है पेड़ को काटकर। यू नो अबाउट इट। नेक्स्ट, आगे की चर्चा करें तो मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को डेमोक्रेसी के अंदर ये देखने को मिलता है कि लोग पार्टिसिपेट करें, कोई भी डिसीजन लोगों के अप्रूवल से हो, लोग डिजायर करें, इच्छा जताएं कि कौन उनको चाहिए, उनको वो सेलेक्ट करें। ये डिसीजन है लोगों का जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करता है, और वो कैसे काम करेगी वो भी डिसाइड करता है। बेसिक आइडिया जो है वो इस प्रकार की डेमोक्रेसी का ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या सिटीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या आंसर है आपका? इंडियन सिटीजन्स, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। तो हु इज वेरी पावरफुल इन इंडिया? नॉट इवन प्राइम मिनिस्टर, नॉट इवन प्रेसिडेंट, नॉट इवन एनी अथॉरिटी। इट इज द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन्स। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? कैसे एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट को अप्रूवल देता है, किस तरीके से देता है बताओ? तो लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं कि वो पार्लियामेंट में बैठे। एक ग्रुप जो होता है इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वो सरकार बनाता है, और दूसरे उसके अपोजिशन में रहते हैं, राइट। और वो जो अपोजिशन में, उनको भी तो लोगों ने चुना है ना, तो वो भी कंटिन्यूअसली जो बैठी हुई सरकार है उसको चैलेंज करते रहते हैं, और वो चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। अपोजिशन गवर्नमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके ऊपर चेक रखना, उस पर निगरानी रखना, और मीडिया को इन्फॉर्म करते रहना अबाउट दियर प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो तो चाहेंगे ही कि यहाँ ये इलेक्टेड गवर्नमेंट गलती करे, और वहां मीडिया में उनकी खबर उछले, लोगों के सामने आए, और लोग अवेयर हो, और अवेयर होके नेक्स्ट टाइम अपोजिशन को चूज करें। यस। सो पार्लियामेंट के अंदर सभी रिप्रेजेंटेटिव एक साथ हम लोग को देखने को मिलते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इस सेंस में लोग जो होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है वो सरकार चलाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। सो मेन थिंग इज दैट कि पार्लियामेंट बनती है लोगों के वोट से, यानी कि लोगों से। तो इंडियन सिटीजन सबसे ज्यादा पावरफुल है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट और कुछ नहीं है इसमें। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको सांसद हम लोग बोलते हैं, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है ये। इसके अंदर 2 हाउसेज है। अब देखो, हाँ, एक मिनट देखो, यहां पर लिखा है, अब ये 8वीं क्लास के बच्चों की किताब है, कि पार्लियामेंट 2 हाउसेज से मिलकर बनती है, राज्यसभा और लोकसभा। बट मैं बोलूं कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो सही होगा नहीं होगा बताओ? आप बताएंगे मुझे। पार्लियामेंट जो है वो क्या है? 2 के अलावा एक और बॉडी है जिसको मिलाकर कंप्लीट होती है पार्लियामेंट। अगर बात होती है पार्लियामेंट जो है, मैं बोल दूं कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड डैश, तो आपको वो डैश फिल करना है। और इसका बहुत सिंपल लॉजिकल आंसर है जो आगे चल के आपको मिल जाएगा कि क्यों वो आंसर बना। सिंपल सी प्रोसेस है कि जो आखिरी जो पर्सनालिटी है, जो आखिरी इंस्टीट्यूशन मैं बोलूंगा, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि बिना उसके कोई भी
बिल जो है वो कानून नहीं बन पाएगा। तो एक हिंट दे दिए, कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर आप बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। राज्यसभा जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ है 245 मेंबर्स की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे, वो इसके चेयरमैन होते हैं। बट एक चीज आपको मैं बता दूं कि राज्यसभा के जो चेयर पर्सन होते हैं, जैसे कि लोकसभा के अंदर जो सांसद है, जो हमारी टोटल पूरी पार्लियामेंट है, उसमें जो लोकसभा हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर जो हेड जो रहते हैं, यानी कि मॉनिटर जो रहते हैं, वो स्पीकर होते हैं, उनको स्पीकर बोलते हैं। यस। बट राज्यसभा के अंदर जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? यस, बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर अभी के अभी तुरंत। इसमें लिखा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, पर्सनालिटी वाइस प्रेसिडेंट ही है, बट उनको राज्यसभा का चेयरमैन कहा जाता है, राइट। और जब वो राज्यसभा के चेयरमैन के पद संभालते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी उनको नहीं मिलती है, उनको चेयरमैन की ही सैलरी दी जाती है। और आपको एक और चीज पता है, इंटरेस्टिंग सी बात, कि जब वो चेयरमैन नहीं होते हैं, राइट, मतलब एक एमपी, अब भाई ऑब्वियसली बात है, वो चेयरमैन है, दैट मींस कि वो एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यस। तो जब वो एक चेयरमैन नहीं है, तो भी उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ही सैलरी मिलेगी, जब यानी कि सेशन में नहीं है हाउस, तो भी। बट सवाल ये उठता है कि उनको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कब मिलेगी। तो आपको बता दें, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का रोल ये होता है कि जब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, वो अगर अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेते हैं। कम ऑन, सही है सर? नो? तो उस समय, जिस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सीट लेंगे, पोजीशन लेंगे, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, उनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है, वो सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट की पोजीशन को वो असिस्ट करने के लिए है, और कुछ नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं पॉलिटी के अंदर। ये बेसिक चीज अगर आपने सीख ली, समझ ली, तो आप आंसर्स आराम से टैकल कर पाओगे। और मैं आपको बताऊंगा ही उस तरीके की चीजें जिससे कि आपके आंसर्स जो है वो निकल कर आए और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, जिसकी टोटल मेंबरशिप स्ट्रेंथ 545 है, उसमें स्पीकर बैठते हैं। रोल जो है वो पार्लियामेंट का हम लोग को क्या देखने को मिलता है? पार्लियामेंट का रोल जो है 1947 में जब क्रिएट हुई, तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए, यानी कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपीस, वो डिस्कशन करते हैं वेरियस मुद्दे के ऊपर। पार्लियामेंट जो है हमारे सिस्टम के अंदर, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है, राइट, पावरफुल बॉडी है। इलेक्शन जो होता है पार्लियामेंट का जो है वो सिमिलर मैनर में होता है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। तो जैसे कि सेंटर पर पार्लियामेंट है, वैसे ही स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है। लोकसभा जो है वो यूजुअली हर 5 साल में एक बार जो है वो इलेक्ट की जाती है। और कंट्री जो है वो काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो डिवाइडेड है। ये देख लो आप, कॉन्स्टिट्यूएंसी का 41 पेज में मैप आपको दिखाई देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ये देखो आप, ये दिख रहा है, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कि आप कौन से स्टेट के अंदर, और आपके स्टेट में लोकसभा की कितनी सीट है और राज्यसभा की कितनी सीट है। आपको आपके स्टेट के बारे में तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इंटरव्यू में आपकी स्टेट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपकी स्टेट के अंदर लोकसभा से कितनी सीटें हैं और राज्यसभा से कितनी सीटें हैं। सो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक व्यक्ति जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से चुना जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन बनाता है, कोई मुझे बता सकता है? उस कमीशन का नाम जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाती है, कमेंट बॉक्स पर उस कमीशन का नाम लिखकर बताओ। आगे चल के हम लोग पूरी चीज कवर करेंगे। जिनको ऑलरेडी पता है, जो रिवाइज कर रहे हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताएं। ठीक है। एक बार इलेक्शन हो जाता है, तो कैंडिडेट जो होते हैं इलेक्ट होने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, यानी कि एमपी बन जाते हैं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। और एमपी मिलकर जो है वो पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट के काफी सारे फंक्शंस होते हैं। अब ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहली काम तो ये होता है कि गवर्नमेंट बनाने का काम होता है पार्लियामेंट का। वहां पर देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितने ज्यादा एमपी हैं, या गठबंधन कर लिया, उन्होंने कोलिशन कर लिया है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन लोग रहते हैं? देखो आ गया इसका आंसर भैया, ये है इसका करेक्ट आंसर।
अगर मैं पूछूं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किन किन से बनता है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये कई बार सिविल सर्विसेज के अंदर पूछा जा चुका है और होपफुली आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स पर सही आंसर दिया होगा। लोकसभा इलेक्शन के बाद जो है वो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि कितने एमपी जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं। देखो लिखा है, ये देखो आप, जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को देखने को मिल रही है, उनके नाम देखने को मिल रहे हैं उसके सामने, इस पॉलिटिकल पार्टी से इतने एमपी चुने हैं। बीजेपी से जैसे 116 एमपी चुने गए थे 2009 के इलेक्शन में, यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है नेक्स्ट 2019 के इलेक्शन में बीजेपी से जो है वो 303 एमपी चुने गए, ये मेजोरिटी पे आई थी, है ना। ऐसे तो पहले ये देखते हैं कि भाई कितने एमपी किस किस पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, चुने गए हैं। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उस पे उनकी एमपीज जो है, इलेक्टेड एमपीज की मेजोरिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियंस जो नॉमिनेट किए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का क्लॉज हो गया है खत्म, एंड कर दिया हमने। अब एंग्लो इंडियंस को जो है वो नॉमिनेट नहीं किया जाता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से मैक्सिमम जो नंबर है जिस भी एमपी का आ गया या जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमपी का आ गया कि भाई इस फलाना पॉलिटिकल पार्टी से इतने ज्यादा एमपी चुने गए हैं, इतने ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो सरकार बना लेती है। और फिर उनके अपोजिशन में जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जो उनको अपोज करती हैं। लार्जेस्ट जो होती है, हाँ अच्छा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो हार चुकी है, यानी हार मतलब जिसने सरकार नहीं बनाई, हारी नहीं है मतलब जिसने सरकार नहीं बनाई, उसमें से अपोजिशन पार्टी हम लोग जो है वो किसको कहेंगे, तो अपोजिशन पार्टी उसको कहेंगे जो जिसने जिसके लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बीजेपी सरकार की बात करें तो बीजेपी के सबसे ज्यादा वोट आ गए, है ना। बीजेपी के बाद नेक्स्ट नंबर में सबसे ज्यादा वोट आए कांग्रेस के पास, है ना। तो सरकार बना रही है बीजेपी, और अपोजिशन पार्टी हम लोग कांग्रेस को बोलेंगे, ना कि सभी पार्टीज को। सिर्फ कांग्रेस रहेगी अपोजिशन पार्टी, क्योंकि काफी सारी कमिटीज बनती हैं उसमें अपोजिशन पार्टी के मेंबर को रखा जाता है। तो दैट डजंट मीन्स कि हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को रखेंगे। हम अपोजिशन पार्टी उस पार्टी को बोलते हैं जो सेकंड रनर अप होता है, इतना समझ लो आप, जिसने मेनली सरकार बनाई और उसके बाद जिसके नंबर ऑफ एमपी सबसे ज्यादा है तो उसको अपोजिशन पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। पहले क्राइटेरिया अलग था, पहले एक क्राइटेरिया ये कहा जाता था कि अपोजिशन पार्टी वो होगी जिसने मिनिमम 10%, कम से कम 10% वोट्स सिक्योर्ड होने चाहिए, राइट। बट कुछ इलेक्शंस ऐसे हुए कि अपोजिशन के 10% वोट भी सिक्योर ना हो पाए, तो इनने ये क्लॉज हटाई दिया। इनने बोला कि नहीं, जो सेकंड लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको हम लोग अपोजिशन पार्टी जो है वो डिक्लेयर करेंगे, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लोकसभा का यही होता है कि सेलेक्ट करना एग्जीक्यूटिव्स को। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दीज पीपल आर एग्जीक्यूटिव, दीज आर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव आईएएस, आईपीएस, जिसकी तैयारी हो रही है। आर यू गेटिंग इट? तो ये एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानून जो पार्लियामेंट बनाता है उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया जाता है इन एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होते हैं? लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी होते हैं लोकसभा के अंदर। एमपी जो इनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को कि वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे डिसीजन को। मतलब यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिनको चूज करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या अपॉइंट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और ये मिनिस्टर जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो है वो चार्ज ले लेते हैं, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी देखा गया रिसेंट पास्ट में कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं आ पाती है, तो उस दौरान जो है ये लोग सभी काफी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। राज्यसभा कौन सी बॉडी है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नाम से समझ में आ रहा है, जो स्टेट्स हैं, राज्य जो है इंडिया के अंदर, तो उनकी बॉडी है ये। तो ये इंडियन स्टेट जो होती है उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब राज्यसभा को क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाए गए कानून कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए जो राज्य जो है, स्टेट जो है, उनके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर दें या उनकी पावर छीन लें।
तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर के पर्सपेक्टिव से लोकसभा और राज्यसभा दो बॉडीज बनाई गई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा की जरूरत क्या थी भाई, तो जरूरत यह थी कि चेक करना कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की ऑटोनॉमी ना खा जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऐसी जो चीजें मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं ना, वो दिमाग में रखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस में और इवन प्रीलिम्स में भी। कोई उल्टे सीधे उलझते हुए क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राज्यसभा जो है, ये कोई भी बिल जो होता है वो बिना राज्यसभा के पास किए कानून नहीं बनेगा, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्यसभा का क्या रोल है, रिव्यू करना लोकसभा के कानून को। और मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, वो कहां से इलेक्ट होते हैं? वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की, स्टेट के अंदर जो एमएलए जो आप चुनते हो, स्टेट की खुद की एक जो असेंबली है, तो उससे चुनकर आते हैं। इसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो अलग अलग फील्ड के होते हैं, जिनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनके बारे में डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला फंक्शन आपको क्लियर हुआ सरकार बनाने का, कि नेशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव होता है पार्लियामेंट का। देखो ये दो बिल्डिंग आपको जो है वो दिखाई दे रही हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, ये बनाई गई थी 1930s में, ठीक है। पीएमओ आपको साउथ ब्लॉक पे देखने को मिलेगा। काफी सारे आईएएस यहीं पर ही जाकर अपॉइंट होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ ब्लॉक जो है वो राइट साइड में आपको जो है वो नजर आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहां पर देखने को मिलता है। और दूसरी मिनिस्ट्री जो है यूनियन गवर्नमेंट की, वो अलग अलग बिल्डिंग्स में लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर। देखो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, एक दिन जरूर जाओगे आप लोग। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्लियामेंट का, कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना। कैसे, आइए समझते हैं। पार्लियामेंट जब सेशन में होती है तो उस दौरान क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एमपी जो है वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। लाओ दो भैया, बताओ कि कैसे काम चल रहा है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को कि सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी कमियां सामने रखी जाती है, राइट? उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट हर एक काम सही से कर रही है कि नहीं कर रही। अपोजिशन पार्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने के लिए, राइट? बट एक दूसरे के ऊपर दोनों ही कीचड़ उछालते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव आज की डेट में पार्लियामेंट का खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उसके वर्किंग आवर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अपोजिशन पार्टी हाईलाइट करती है कि कौन सी पॉलिसीज में कमियां हैं, क्या क्या घोटाले चल रहे हैं गवर्नमेंट के, फिर गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, उस पर आंसर देना पड़ता है। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो पार्लियामेंट इस प्रकार से कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। एमपी जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्रोल करने का, गाइड करने का, इन्फॉर्म करने का पार्लियामेंट को कि सही तरीके से चीजें चल रही है कि नहीं चल रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लॉ मेकिंग, कानून बनाना। तो ये तो आप जानते ही हैं, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने बात की है पार्लियामेंट के। पहला सरकार बनाना, दूसरा ये इंश्योर करना कि सरकार सही से चल रही है कि नहीं चल रही, काम कर रही है कि नहीं कर रही, सरकार को कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना। तीसरा कानून बनाना, लॉ मेकिंग। कौन लोग होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो अब आपको मैं बता ही चुका हूं। पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, राइट? कुछ रूरल मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, रीजनल पार्टी से जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मतलब वहां की बात होगी आपकी, स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स जो चुनते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर जिन लोगों को राज्यसभा के मेंबर्स बनाने के लिए, तो हर बैकग्राउंड से लोग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोग चुनते हैं उन लोगों को, वो लोग हमारे एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, राइट? तो बस यही चीज है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन यहां पर मेंशन है, आप जानते हैं गठबंधन की सरकार, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। नेक्स्ट आइए कानून को समझेंगे हम लोग अब। क्या कानून सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है? ऑब्वियसली यस, कानून सभी के ऊपर एक समान एप्लीकेबल है, irrespective of religion, race, caste, sex, place of birth, right to equality, law is above all,
ठीक है, अब ये स्टोरी पे बात करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इक्वल बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं। कानून जो है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति में भेदभाव जो है वो नहीं कर सकता, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून सभी सिटीजन्स पे इक्वली एप्लीकेबल होगा और कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। नीदर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो बड़ा से बड़ा, ना ही प्रेसिडेंट, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो सभी के लिए एक समान पनिशमेंट है। एंशिएंट इंडिया में क्या ऐसा होता था? नहीं होता था भाई। रिच लोगों को कम पनिशमेंट मिलती थी, पुअर लोगों को ज्यादा मिलती थी। ब्राह्मण कास्ट जो है वो उसको इजी कर दिया जाता था पनिशमेंट उसके लिए, बट लोअर कास्ट के लिए पनिशमेंट हार्श हुआ करती थी। तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है। ब्रिटिशर्स एक रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं जिसने अलाउ किया कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ लोगों को बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद कर देगी, मतलब कि बिना मुकदमा चलाए उनको बंद कर दिया जाएगा जेल में। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, राइट, इन्होंने रॉलेट बिल जो है उसको अपोज किया। बहुत प्रोटेस्ट करने के बावजूद रॉलेट एक्ट जो है वो लागू भी हो गया 1919 में। फिर पंजाब के अंदर एक प्रोटेस्ट चालू होता है, राइट। दो लीडर्स जो थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो लोगों ने जो है वो जलियनवाला बाग में मीटिंग करी। 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल 1919, वेरी इंपॉर्टेंट डे। जलियनवाला बाग की घटना। जनरल डायर आता है पार्क के अंदर और उसने क्या किया आप सभी लोग जानते हैं। जलियनवाला का इंसिडेंट मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। जनरल डायर ने जो है ऑर्डर दे दिया अपने सोल्जर्स को कि ओपन फायर करो। काफी सारे लोग, बच्चे, वुमेन, सब लोग मारे गए जलियनवाला बाग हत्याकांड में। तो जलियनवाला बाग हत्याकांड के पीछे जो रॉलेट एक्ट जो था वो एक बड़ी वजह थी, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ने काफी सारे ऐसे कानून इंडिया के अंदर लेकर आए जो इंडियंस लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, ठीक है। इस वो क्यों ऐसा लेकर आ गए? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश था, तो वो पावर नहीं दे रहा था कि उसके अंदर डिस्कशन हो इंडियंस का, क्योंकि वो कानून ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहे थे, इंडियंस के इंटरेस्ट के लिए नहीं बना रहे थे। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से क्रिएट किया कि पार्लियामेंट में वो लोग बैठेंगे जिनको लोग चुनेंगे। यस। दूसरा पॉइंट, लोग बैठेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर वो लोगों के हित पर के लिए ही डिसीजन लेंगे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। ऐसे ही एक सेडिशन एक्ट हम लोग को 1870 का देखने को मिलता है। सेडिशन एक्ट, कोई भी व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट करेगा, क्रिटिसाइज करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको बिना ट्रायल के जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब ऐसे कानून थे जिस पर इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया और काफी सारे, हजारों लाखों की संख्या में इंडियंस, काफी सारे इंडियंस को जान गंवानी पड़ी। इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्रिटिसाइज किया इस प्रकार के ब्रिटिश अथॉरिटी के आर्बिट्ररी यूज को, मनमानी शक्तियों को। उन्होंने फाइट किया इक्वलिटी के लिए और चाह रहे थे कि इस प्रकार की चीजें चेंज हो, जो कि हो गई आगे चल के। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन लीगल प्रोफेशन ये भी उभर कर आया। इन्होंने डिमांड करी कॉलोनियल कोर्ट्स के अंदर, उन्होंने कानून का उपयोग किया लीगल राइट्स जो है इंडियंस के उसको डिफेंड करने के लिए। इंडियन जजेस जो है उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डिसीजन मेकिंग में। तो काफी सारी तरीके से इंडिया ने जो है एक अच्छा रोल प्ले किया रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए कॉलोनियल पीरियड में। बट फिर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो भाई हमारे अकॉर्डिंग चीजें होंगी, ठीक है। हर साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काफी सारे कानून जो है वो लेकर आते हैं। तो बच्चों को कहा गया कि भाई आप जो है बताओ थोड़ा सा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, उसके बारे में जो पहले पढ़ चुके हैं। तो आप लोग तो जानते ही हैं इन सब कानून के बारे में। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड कानून था कि नए कानून के अकॉर्डिंग सन, डॉटर और उनकी मदर जो है उनको भी इक्वल शेयर मिलेगा फैमिली प्रॉपर्टी में। तो ये सब चीजें
पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए समय-समय पर सरकार कानून लेकर आती रहती है। तो पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है कानून बनाने का। काफ़ी सारे तरीके हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू सरकार जैसे स्कीम्स लेकर आती है, पॉलिसीज़ लेकर आती है, तो ये सब पार्लियामेंट कर रही है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लाया गया। इसके अंदर जो टर्म है डोमेस्टिक का, इसके अंदर सभी महिला जो रह रही हैं, राइट, शेयर्ड हाउसहोल्ड में अपने मेल मेंबर के साथ, और वो वायलेंस सह रही हैं, तो उसके लिए कानून लाया गया था कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज की डेट में, जैसे आप जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, पहले पढ़ चुके हो, तो आज की डेट में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई सिर्फ ये फीमेल को प्रोटेक्ट ना करे, मेल को भी प्रोटेक्ट करे। उस पर डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग चिंता जो है वो व्यक्ति की सॉल्व करती है, इस्टैब्लिश करती है नया कानून। हर एक स्टेज जो होती है सिटीजन्स की कानून बनाने की प्रोसेस में जो है वो शामिल की जाती है। हर एक वॉइस यानी कि सिटीजन्स की, उनकी आवाज रखी जाती है, और हर एक चीज जो है वो बताई जाती है मीडिया वगैरह के थ्रू पब्लिक को। बस यही है, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर। इसमें क्या चीज हम लोग को देखने को रही है, इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया, क्रिटिसाइज किया ब्रिटिशर्स के कानून को, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रोसा पार्क, जो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन थी हैं, आंसर्स दिया करो यार, आप लोग आंसर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइक का बटन भी जरूर हिट करो, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई आपको अच्छा लग रहा है। और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और इन्वॉल्व करो। आपके सपोर्ट के कंट्रीब्यूशन की सख्त आवश्यकता है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है फिनिश। कल के सेशन में हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, और टेलीग्राम के ग्रुप से होपफुली आपने जो है वो पीडीएफ वो कर ली होगी डाउनलोड, और इसकी हाईलाइटेड पीडीएफ भी आगे चल के मैं आपको दे दूंगा जैसी बुक खत्म होती है। चलिए, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।